बच्चों को इस बात के लिए प्रोवोक करता है लेट। सुनो, आज क्या तारीख है? आज मंगलवार है ना, तो अरे मैं बताऊंगा मेरे बालक, रुक जा, तुम पहले कर लो, तुम अपना पहले तुम अपने अपने हिसाब से डिसाइड कर लो, फिर मैं बताऊंगा। तुम पहले कर लो। इनके समझ में नहीं आ रही ना ये बात, लेकिन अब मैंने कहा कर लो, इनके मन की रख लो। इससे पहले क्या बताओ, कौन से टेस्ट है तुम्हारे इससे पहले? है क्या? डीटी क्या? और बस होगा या डिसाइड हो गया, या अभी डेट आएगी? फ्राइडे सैटरडे में से एक दिन होगा, तो जिस दिन नहीं होगा उस दिन तुम्हारा लॉ का टेस्ट होगा। एक बार डीटी वाली मैम को हमने एग्जामिशन दे दिया, पहले वो डिसाइड कर लें डेट। अगर वो फ्राइडे को टेस्ट लेती हैं तो अपन लेंगे सैटरडे को, अगर वो सैटरडे को टेस्ट लेंगे तो अपन लेंगे फ्राइडे को। तो तुम्हारे पास थर्सडे तक का टाइम है। आज का दिन है, कल का दिन है और परसों का दिन है, और एक ही एक्ट का टेस्ट ले रहे, ग्रेचुटी। फैक्ट्रीज एक्ट का नहीं लेंगे, ग्रेचुटी एक्ट का, ठीक है? और टेस्ट में कैसे, ये मत पूछना सर ओरल होगा रिटर्न होगा, क्योंकि उससे तुम्हें कोई फर्क पड़ता नहीं। ये खाली मन की संतुष्टि के लिए पूछा जाने वाला सवाल है। रोज शाम को घर जाते पत्नी एक सवाल पूछती, खाने में क्या बनाऊं, और मेरे को रोज एक ही जवाब देना, कुछ भी बना ले। फिर वो कुछ भी बना लेगी तो फिर मेरे को बोलना ये क्या बना लिया, और आदत है ना, उसको पता ही आदमी रोज आके यही जवाब देगा, कुछ भी बना ले, फिर भी रोज पूछना खाने में क्या बनाऊं। और मुझे भी पता है कि यार मुझे बाद में उंगली करनी है खाने में, यार तो पहले बताना था ना जब वो पूछ रही थी, लेकिन आदत, तो हम क्या सब आदत से मजबूर हैं। तुमने ये सवाल पूछना है, सर ओरल होगा रिटर्न होगा, फर्क कुछ नहीं पड़ रहा प्रिपरेशन पे, लेकिन पूछना है, तुम मत पूछना, ठीक है? वो मैं डिसाइड करूंगा ओरल या रिटर्न, लेकिन टेस्ट होगा ये तय है, ठीक है? और तब तक होता रहेगा जब तक आप जवाब सही नहीं दे देंगे। अरे अगर आप बचने की कोशिश करोगे ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं बहुत ही गंदा आदमी हूं, मैं क्या डेट को चेंज कर दूंगा, सरप्राइज, यू नो। अब फरवरी आने वाला है ना, सो इट्स टाइम टू हैव सम सरप्राइजेस। अब जिनको मिल रहे, यू नो, वो आता है ना एक कौन सा वीक आता है पूरा सा, क्या बोलते हैं, लव वीक बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? हाँ ये पता तो है नॉलेज तो तुम्हारा अपडेटेड है एकदम। बोले ग्रेचुटी गए तेल लेने, आप काम का सवाल पूछो ना, वीक का नाम क्या है? बोले वैलेंटाइंस वीक। अब डे पूछ लो आप, पहले कौन सा डे आता है, दूसरा कौन सा डे? ग्रेचुटी तेल लेने का ग्रेचुटी है क्या? ग्रेचुटी करते हो प्यार मोहब्बत के महीने में है? तो जिनको नहीं मिल रहे उनको हम देंगे, जिनके जीवन में सरप्राइज देने वाली ऑब्लिक देने वाला नहीं है, हम देंगे उनको ना, बढ़िया सरप्राइज देंगे बेटा तुम्हारे को। इस सरप्राइज में तुम्हें तुम्हारी मम्मी का प्यार मिलेगा, पापा का दुलार मिलेगा, क्योंकि हमारा फोन जाएगा ना कि बच्चे पढ़ नहीं रहे। बताओ इतना अच्छा सरप्राइज कहीं मिलता है क्या? नहीं ना। फिर तो बी रेडी। अच्छा, ऐसा कोई व्यक्ति है कि जिसने ग्रेचुटी एक्ट को कि एक या दो ही लेक्चर अटेंड करे हो और ज्यादा नहीं करे हो? उम्मीद तो थी मुझे, दो चार तो मिलेंगे ऐसे। तूने क्यों हाथ खड़ा कर रखा है बेटा? तू तो फैक्ट्रीज एक्ट में आ गया था, तूने वो है झूठे ग्रेचुटी में आ गया। अच्छा ग्रेचुटी में तो, लेकिन तू पहले या दूसरे लेक्चर में आ गया था। हाँ तो बस सुबह मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा जिसने ना एक दो लेक्चर ही लिए हैं, ये बोला मैंने। फंस गया तू तो। हाँ बेटा, आप भी ग्रेचुटी एक्ट के लास्ट तीसरे लेक्चर में आ गए थे। आप नहीं दीदी, बगल वाले भैया हैं, शुरू का एक लेक्चर तो अटेंड नहीं किया था। हाँ ये सारे फंस गए ही, इन्होंने सुन लिया, एक दो लेक्चर अटेंड नहीं करे। मैंने बोला था जिन्होंने एक दो ही अटेंड करें, जैसे दीदी ने अटेंड एक ही लेक्चर करा है, एक या दो ही लास्ट में, यहीं बिल्कुल है ना। भैया ने अटेंड नहीं करा, ये तो नालायक के आ रहा था लेकिन चुपके से पार हो रहा था, तो इसको भी दे देंगे एग्जामिशन। बेटा तुमने तो एक एक दो दो लेक्चर ही अटेंड नहीं करे, बाकी तो करे। तेरी नहीं बात कर रहा बेटा, तेरे पीछे वालों की बात कर रहा हूं। चल दे दिया एग्जामिशन, लास्ट के दो लेक्चर जितना तो पढ़ के आएगा ना, उतना पढ़ के आ जाना, ठीक है? चलो तो बेटा जिसने जितना जितना पढ़ा है ना, वहां से पढ़ के आ जाना, ठीक है? ये झंझट ही खत्म करते हैं एग्जामिशन का। कहीं तो फंसोगे बेटा तुम, कहीं तो अटकोगे तुम। ऐसा अच्छा, ऐसा तो कोई भी नहीं ना जो आज ही आया है। अब ठीक है, ऐसा कोई नहीं है ना। तो बेटा जितने भी हैं, जहां से भी पढ़ा है वो सब। अच्छा इसमें एक याद रखना, बीच में किसी दिन एक आध दिन तुम छुट्टी पे थे, उसका मैं एग्जामिशन नहीं दूंगा। हाँ
जिन्होंने अटेंड ज्वाइन लेट करा उनको एग्जाम्शन है। जो शुरू से थे, बीच में किसी दिन आप हमारे बीच नहीं रहे किन्हीं कारणों से, तो उस दिन का कोई एग्जाम्शन नहीं है, क्योंकि वो तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी पढ़ के आना, लेक्चर ऑनलाइन ले लेते, अटेंड कर लेते रिकॉर्डेड, वो तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तो उसका एग्जाम्शन नहीं। ठीक है, तो तुम्हारा टेस्ट कब है? थर्सडे को या फिर सॉरी फ्राइडे को या सैटरडे को। मोटा मोटी फ्राइडे को बोलो, दीक्षा मैम से मैं बोल देता हूँ वो सैटरडे को ले लेंगे। चलो झंझट खत्म करो, फाइल तो अपन काय के लिए लफड़ा रखें। फ्राइडे को तुम्हारा टेस्ट है, ठीक है, सैटरडे का डीटी का टेस्ट अगर है तो मैम सैटरडे को ले लेंगी। करेक्ट, तो डन। अब याद रखना, जो बच्चा मुझे दिखाई नहीं दिया क्लास में उस दिन, वो गया काम से, तो दीदी क्या करेंगी, दीदी मुझे एक कॉपी देंगी, उस कॉपी के आखिरी पेज पर आप नाम लिखेंगे, मुझे दे दीजिए, मैं लिख लूंगा। पीछे बात नहीं करना है। किसको धमका रहा है तू? मेरे सामने धमका रहा है? अच्छा फिर ठीक है, अच्छा बच्चा ये। लाओ दीदी, एक पेन भी दे दो दीदी। बातें मत करो बेटा, आपका नाम बता दो दीदी सबसे पहले। वंशिका। अरे यार बातें मत कर भाई मेरे, मतलब तेरा नाम सबसे ऊपर लिखूंगा मैं। वंशिका। वंशिका नाम से कोई और तो नहीं है ना? हाँ हाँ बेटा, नाम हर्षित। हाँ बेटा बोलते जाओ फटाफट फटाफट। तनीषा। अनी, मैंने सुना एलेक्सा। सॉरी। हाँ भरत। बेटे वो तेरा भाई का नाम भी बता। विनीत। उसको ये सूचना पहुंचा देना, वो बाद में आके बोले मुझे पता नहीं था। और ये और बता देना, लास्ट के जो 2 लेक्चर उसने नहीं लिए जब वो शादी में ब्यारा चवारा था, वो भी पढ़कर आए, क्योंकि उसकी एग्जाम्शन नहीं मिलेगी। हाँ बेटा। नाम नाम इसमें क्या? अरे तो नाम तो बता, ये नाम है तेरा, अभी आया हूं। है नाम युवराज। नाम तो तुम्हारे खतरनाक है। युवराज के आगे मैंने लिख दिया अभी आया है। 2 लेक्चर अटेंड किए ना? अरे झूठे। हाँ बेटा। ये सारे हमारे इंटर वाले बच्चे हैं ये। बेटा आपके नाम के आगे भी लिख दिए 2 लेक्चर, ठीक है, तो याद रखना लास्ट के 2 लेक्चर। हाँ बेटा। आयुष। डबल ए 2 लेक्चर, 3 कर दे 3। अच्छा 2 ही। हाँ कृष्टु। ऋषभ। हाँ बेटा 2 लेक्चर बोला। यार ये तो शुरू से था, 2 लेक्चर में कब था यार, ये तो यार हट, शुरू से था तू तो। हाँ बेटा। विनीत। अच्छा वो विनीत, उसमें क्या? अग्रवाल। विनीत अग्रवाल। 2 लेक्चर गोली दे रहे हैं बस, अब 2 लेक्चर वाले खत्म। हाँ बेटा। धनंजय। अरे बाप रे, ये तो ऐसा लगता है धनंजय वर्मा बिजनेसमैन ऑफ द ईयर। किसका? हाँ क्या नाम है उसका? चित्रांश। हाँ हाँ चित्रांश। और हर दोस्त कमीना होता है, उसको सूचना दे देना। चित्रांश ऑनलाइन है क्या बेटा? भाग लिया है, ऑनलाइन है चित्रा। अभी मैं ऑनलाइन वाले बच्चों के भी नाम लिखूंगा। आज इसमें से एक बच्चा आकाशी नहीं है ना आज इसमें है? अच्छा दीदी लाइव आ गई क्या आप? बहुत बढ़िया। चित्रांश। हाँ बेटा। सुधांशु। तुम सब जाओगे बेटा। अब तो मजा आएगा। हाँ बेटा। केशव। आयुषी। डबल ए। हाँ अन्नू। इसीलिए ये कल्प्रिट। ये टेस्ट करी थी। हाँ बेटा, मैंने नाम बता दिया देखो कल्प्रिट का, बाकी तुम देख लेना अपने लेवल में। हाँ वंदना। आकाशी। बेटा अनु, यहां से संभल के बाहर निकलना। हाँ
युक्ति, यार वो लड़का नहीं आया जो, क्या नाम है उसका, मीत। नहीं, ऑनलाइन नहीं है हमारे बीच, उसका नाम तो जरूर लिखूंगा, मीत। इसको सूचना दे देना दीदी, आपकी जिम्मेदारी है। ये जो बच्चे, वो है ना, आपका नाम बताओ, नाम युक्ति। तो बेटा युक्ति, सूचना पहुंचा देना उस तक। वैसे तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, पर ये पर्सनली ऐसे ही बेटा तू इन्फॉर्म करेगा विनीत को। और एक जना गायब और था ना, उसको तू इन्फॉर्म करेगा, चित्रांश को। अगर उस दिन वो ये बोला मुझे सूचना नहीं मिली, तो तू गया काम से बेटा। नहीं नहीं, पर्सनली। हाँ अभिनव, क्या बोले? हाँ बेटा, एक मिनट निपटा दू जरा लिस्ट। हाँ दीदी, दीपाली दीपाली 2 लेक्चर, अभिनव तो पूरे लेक्चर में ना, ऐ झूठे, शुरू से था ही पूरे में था ना। बेटा तुम्हें मरवाने वाले तुम्हारे आसपास के लोग हैं, तो तुम बच नहीं पाओगे। ये लिस्ट दीदी मैं अपने पास रखूं। अरे दीदी घबराओ मत, मैंने भी पढ़ाई करी है, मुझे भी पता है पेज फाड़ते पीछे से निकल जाता है। ये सोच रहे बोले तेरे को पता होगा क्या, हमने भी पढ़ाई करी बेटा, स्कूल भी गए, सीए भी करा, तब पढ़ना पड़ता था, हमें भी कॉपी में लिखते थे हम भी। हमारे घर वालों ने वो टैब नहीं दिलवा रखा था। ये कह रहे बोले तेरे को ये भी नहीं आता। लो कैच करो, अगर कैच कर लिया सही तो मैं 2 सवाल पूछूंगा, अब 3 पूछूंगा, तो 3 पूछूंगा ना अब तो। ठीक है दीदी? हाँ तो बेटा तुम्हारा वैलेंटाइन मनाएंगे हम शुक्रवार को। शुक्रवार को क्या तारीख है? नहीं 23, 25 होगी, 24। तो 24 को धूम मचेगी। चलो आज निकालते हैं हम लोग ईएसआई। हाँ बताओ, हाँ क्या बताए दीदी? अच्छा इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, मतलब रीजन? अच्छा कितने बजे से? चेंज कर दोगे आप, मतलब मैनेजेबल है ना? बस तो बता देंगे हम, कल सूचना दे देंगे आपको, कल इसका सर्कुलर निकाल देंगे। ठीक है? हाँ बोलो क्या चाह रहे हो? हाँ बोलो क्लास के टाइम पे ले लेंगे। और बोलो, क्लास 2 घंटे की लूंगा लेकिन उस दिन। क्यों, क्या हो गया? तुमने क्लास के टाइम पे कहा तो एक बात तो मेरी भी मानोगे। तो क्लास के टाइम पे लूंगा, 2 घंटे का टेस्ट होगा। ठीक है? घबराओ मत, सजाए मौत किसी को नहीं मिलेगी और छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। ठीक है? और इनमें से अगर कोई भी बच्चा एब्सेंट हो गया किन्हीं भी कारणों से, तो आप याद रखना, फिर आप पहले ही आपको सूचना दे दी, जितना बीमार जिसको पढ़ना है पहले पढ़ ले, जिसको कहीं जाना है आना है वो पहले कर ले, शादी ब्याह अगर घर में कोई है तो उनको बोल दो पहले निपटा ले, या फिर बाद में निपटाए, या फिर तुम मत जाना। क्योंकि कई शादी ऐसी भी ना, हमारी क्लास के बच्चे नहीं जाए तो शादी नहीं होती, उनका जाना भयंकर जरूरी है। तो उनको बोलो भाई टेस्ट है फ्राइडे को, तो तू शादी पहले कर ले। ठीक है? जो भी जरूरी काम है सब निपटा लेना। अच्छा ऑनलाइन वाले बच्चों को तो नाम ही नहीं लिखे, चित्रांश का नाम आ गया, लोकेश्वर और पार्थ। बेटा तुम दोनों भी तैयार रहना। सर ऑनलाइन वालों का नाम नहीं लिखा, नहीं लिख लिया मैंने। ठीक है? लोकेश्वर और पार्थ, बाकी चित्रांश का नाम तो इसके दोस्तों ने लिखवा दिया। चलिए तो आज हम लोग कौन सा एक्ट पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं ईएसआई। एक ईएसआई नहीं पढ़ाऊंगा, पहले ईपीएफ पढ़ाऊंगा, फिर ईएसआई पढ़ाना आसान रहेगा। आज हम पढ़ेंगे ईपीएफ एक्ट। आपने बहुत सुना होगा प्रोविडेंट फंड एंड सो ऑन। तो आज हम लोग इसी एक्ट की बात करेंगे, एम्प्लॉइज। अब तो देखो सारे, अब यहां से पहली बात तो ये सुन लो कि पीछे के एक्ट से कोई लेना देना नहीं, ये अपने आप में एक सेपरेट एक्ट है, बिल्कुल एकदम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। यदि कोई ऐसी टर्म आ गई जो मैंने पीछे के एक्ट में समझा दी है, फर्ज कीजिए, तो भी दोबारा समझाऊंगा, चिंता की बात नहीं। ठीक है? तो किसी भी बच्चे को यह शंका नहीं होनी चाहिए कि सर पहले के 2 चैप्टर नहीं पढ़े तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, बिल्कुल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कुछ भी। और जिन्होंने पहले पढ़ लिया उन्होंने भी कुछ उखाड़ नहीं लिया, आप चिंता मत करो, इनको भी कुछ आता नहीं, ये सब भी ब्लैंक है। ठीक है ना? 2 लेक्चर वाले
यू नो। तो इसीलिए कोई चिंता की बात नहीं, फिर भी कोई टर्म आ गई तो दोबारा एक्सप्लेन करेंगे, कोई टेंशन नहीं, 2-5 मिनट लगेंगे, दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, ऐसा कोई लंबा चौड़ा काम नहीं। अब ये पीएफ होता क्या है? देखो, एक एम्प्लॉय को दो तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। एक होता है जब वो जॉब में है, एक होता है जब वो रिटायर होता है। जब आप जॉब में होते हैं तब क्या बेनिफिट मिलता है? सैलरी, वेजेस, बोनस, कमीशन। कुछ क्लास ऑफ एम्प्लॉयज को, जैसे सेल्स के एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनको कमीशन वगैरह मिलता है, सबको तो नहीं बट उनको मिलता है। तो मेनली इन जॉब यू यूज्ड टू गेट सैलरी, वेजेस, बोनस एज वेल एज कमीशन। अब इन सब के लिए एक अलग से हमारे पास एक्ट है जिसका नाम है कोड ऑफ वेजेस। पूरा एक एक्ट है जिसमें सैलरी, वेजेस, बोनस सबकी बात की गई। तो सैलरी, बोनस, वेजेस मिनिमम कितनी मिलनी चाहिए? तू तो पुराना आदमी है यार, फिर भी ऐसी हरकत। तेरे को पता ना, जब मैं समझाऊं तब लिखना नहीं होता है। सैलरी, बोनस, वेजेस मिनिमम कितनी मिलनी चाहिए, कितने दिनों में मिल जानी चाहिए, और अगर नहीं मिली तो क्या होगा, वो सारे प्रावधान आप पढ़ेंगे कोड ऑफ वेजेस में। कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो आपको, जिनका बेनिफिट आपको रिटायरमेंट पे मिलता है। रिटायरमेंट या सुपर एन्युएशन या डेथ पे, मतलब जब आप नौकरी से बाहर जाएंगे। अब नौकरी से बाहर जाने का कारण कुछ भी हो सकता है, डेथ भी हो सकता है, परमानेंट डिसेबिलिटी भी हो सकता है, रिटायरमेंट भी हो सकता है, और हो सकता है आप शायद नौकरी से छोड़ रहे हो, सुपर एन्युएशन, है ना। तो उस समय क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? उस समय आपको मिलती है ग्रेच्युटी, जो अपने लास्ट टिक में पढ़ी। पीएफ, पीएफ थोड़ा कंफ्यूजन है पीएफ को लेकर। लोग कहते हैं ड्यूरिंग द जॉब, ड्यूरिंग द जॉब पीएफ मिलता नहीं, पीएफ कटता है। मिलता आपको ये कब है? जब आप नौकरी छोड़ेंगे, या बीच में भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं, बट वो एक्सेप्शनल केसेस। तीसरा पेंशन, भैया आप आगे आ जाएं, हाँ आप आगे आ जाएं, पेंशन। और चौथा है इंश्योरेंस। पेंशन तो सब जानते हैं, रिटायरमेंट हो गया नौकरी से, यहां आगे बैठ जाओ दीदी के पास। दीदी ये दहेज का सामान हटाओ, किसका है? वेरी गुड। तो तुम्हारे जीवन में अभी यही दहेज है, इसी से काम चलाओ। है भैया, नींद आ रही है? अब आएगी भी नहीं। ये हॉट सीट है, यहां बैठने वाले को दिन में छोड़ो, रात में भी नहीं आती। हाँ अभी देखना, वरना हमारे पास क्या जुगाड़ है। मंदिर गए हो कभी? शाम के टाइम, आरती के टाइम, आरती के टाइम तो आरती खत्म होती है, उसके बाद पंडित जी क्या करते हैं? नींद उड़ाते ना। हम पूरी बॉटल उड़े रहते हैं, फिर आदमी क्या दिन भर ऐसे तड़पता है कि रात को भी नींद नहीं आती। तो जिनको भी अगर उबासी आती हो, क्लास में मन नहीं लगता हो, या आंखें झपकती हो, पलकें भारी होती हो, फ्री में इलाज 100% गारंटी के साथ, ठीक है। बस आपको आगे हॉट सीट पे बैठना पड़ेगा आके, जैसे भैया बैठे ना। अब देखना आप, इनको उबासी नहीं आएगी एक भी, मरे ही नहीं आए, देख लेना आप, ठीक है। आ जाओ। तो पीएफ जिसे पेंशन है, पेंशन तो मिलेगा रिटायरमेंट पे, आप जिस दिन नौकरी से जा रहे हो उसके बाद आपको मिलेगा, या अगर आपकी डेथ हो गई, मतलब जिस भी व्यक्ति इंप्लॉय है तो फैमिली को मिलेगा। ग्रेच्युटी भी बाद में मिलता है, ये भी हमने अभी अभी लास्ट पढ़ा ही है। पीएफ का पैसा आपको जब आप नौकरी से जाएंगे तब मिलेगा, बीच में आप थोड़ा सा विड्रॉ करके अपने एक दो पर्पस पूरे कर सकते हो। क्योंकि पीएफ बेसिकली है क्या? पीएफ एक तरीके से आप ही की सैलरी में से पैसा काट के आप ही को वापस दे देंगे विद ब्याज, राइट। अब ये क्यों बना, इसका पर्पस क्या था, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और चौथा होता है इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस नहीं जो आप समझ रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। ये बेसिकली इसलिए दिया जाता है, जैसे क्या होता है, देखो एक टर्म इंश्योरेंस होता है, कभी सुना आपने टर्म इंश्योरेंस? टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में क्या फर्क होता है? लाइफ इंश्योरेंस का मतलब है कि आप हर साल प्रीमियम दे रहे हो, और एक पर्टिकुलर उसमें एज लिखी होती है, पीरियड लिखा होता है, लाइक 10 साल। अगर उस दौरान डेथ हो गई तो पूरा पैसा मिल जाएगा, आगे प्रीमियम नहीं देना। पर अगर डेथ नहीं हुई तो जिस दिन वो मैच्योरिटी कंप्लीट होगी पॉलिसी की, तब पूरा पैसा मिल जाएगा। दुनिया का सबसे घटिया इन्वेस्टमेंट है इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज द वर्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ द वर्ल्ड, वर्स्ट इन्वेस्टमेंट्स। यदि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मैंने बोला वर्स्ट इन्वेस्टमेंट, इट इज एक्चुअली नॉट एट ऑल एन इन्वेस्टमेंट, इट इज अ कॉन्टिजेंसी प्लान। वो तो नाम गलत दे दिया, इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं। लाइफ इंश्योरेंस कंटिजेंसी प्लान। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं तो मैं आपको समझाता हूं कैसे। घर जाना, पापा या मम्मी ने कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी हो, सिंपल से एक छोटा सा काम करना है, जो उसका प्रीमियम है उसको मल्टीप्लाई कर देना जितने साल की पॉलिसी है, ठीक है।
टोटल अमाउंट आ जाएगा। इसको कंपेयर कर लेना मैच्योरिटी अमाउंट से, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं घटिया इन्वेस्टमेंट है, राइट। पॉलिसी में मैं मेरी पॉलिसी बताता हूं, जो मेरे पास 2-4 पॉलिसी लाइफ में, मैं तो करता ही नहीं अब इन्वेस्टमेंट, ये तो सारी चेपी हुई पॉलिसियां हैं। जैसे मेरा दोस्त है वो इंश्योरेंस सेक्टर में चला गया, अब किसको चेपे, शुरू में तो कोई खरीदता नहीं, 2 मेरे को चिपका गया, ये वाली पॉलिसी है। महीने का प्रीमियम, साल का प्रीमियम है 6,000, 15 साल की पॉलिसी है, कितना हो गया 90,000, मेच्योर्ड अमाउंट है 75,000, विद बोनस अमाउंट बनकर आएगा 1,06,000, यानी 15 साल में 90,000 देने के बाद मुझे क्या मिल रहा है 1,06,000। यदि 90,000 का मैं गोल्ड खरीद लेता ना, तो भी इस समय उसकी वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर होती। तो घटिया प्लान हुआ कि नहीं हुआ? तो लेकिन वो कब फायदा देता है, अगर बीच में डेथ हो जाए तो फायदा मिलता है। यानी अगर 15 साल की पॉलिसी है, आप बीच में कभी डेथ हो गई तो पूरा पैसा मिल जाएगा फैमिली को, लेकिन आपको आगे प्रीमियम नहीं देना। अब इसमें लफड़ा यह है कि आप अगर जैसे पहले साल में प्रीमियम चुकाया, डेथ हो गई, तो आगे 14 साल का प्रीमियम नहीं देना, पूरा पैसा मिल जाएगा। तीसरे साल में डेथ हुई तो 3 साल का प्रीमियम दिया, आगे 12 साल का नहीं देना। आपने 9 साल का प्रीमियम दे दिया तो 9 साल के बाद डेथ हो गई, आगे 6 साल का प्रीमियम नहीं देना। यह लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का फायदा। कहने का मतलब जितना लेट मरोगे उतना नुकसान होगा, जितना जल्दी मर जाओगे उतना फायदा मिलेगा। लेकिन वैसे देखे रहे तो टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, टर्म इंश्योरेंस में आपको कुछ नहीं मिलता अनलेस अगर डेथ हो तो, और अगर डेथ हो गई ना तो बहुत सारा पैसा मिलेगा। जैसे 50 लाख का इंश्योरेंस है, यदि डेथ हो गई ना, आपकी फैमिली को एक साथ 50 लाख रुपए दे देंगे, लेकिन मेच्योरिटी कुछ नहीं होती है। मतलब अगर आप नहीं मरे अप टू द लाइफ ऑफ पॉलिसी तो कुछ नहीं मिलेगा, प्रीमियम बहुत कम होता है। जैसे मेरी लाइफ इंश्योरेंस, मेरा टर्म इंश्योरेंस है 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस, तो प्रीमियम आता है लगभग 14,000 रुपए साल का। कितना कम प्रीमियम है, साल का 14,000, यानी अगर मेरी 30 साल की पॉलिसी तो मुझे 42 लाख रुपए देना है टोटल मिला के। लेकिन कंटिंजेंसी कितनी जबरदस्त कवर है, 50 लाख। भगवान ना करे कभी कुछ हो, पर खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो गया तो फैमिली को कितना पैसा मिलेगा। क्योंकि आज के टाइम पे देखो, एक बात हमेशा याद रखो, किसी के मरने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, ये सत्य है जीवन का। सच में नहीं पड़ता, 2-4-5 दिन पड़ता होगा, फिर सब अपनी नॉर्मल लाइफ में, अंततः काम पैसा ही आता है, और वो जरूरी भी है। देखो उसमें कोई गलत बात भी नहीं, आगे जाने वाले के जाने से कोई घर के काम थोड़ी रुक जाएंगे। तो सरकार ने सोचा कि यार हमारे इंप्लॉइज को, या जो लोग नौकरी करते हैं, उनको भी टर्म इंश्योरेंस जैसा कोई फायदा मिलना चाहिए, एंड दिस इज गुड। आप समझ रहे हो मेरी बात, लाइफ इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा हूं, टर्म इंश्योरेंस, ये जो इंश्योरेंस पड़ रहे हैं कि अगर बाई चांस किसी इंप्लॉय की डेथ हो जाए, तो अगर उसकी देखो मैंने कहा ना, मरने वाला तो चला जाएगा, पर पीछे तो फैमिली है ना यार, उनको सर्वाइवल के लिए तो पैसा चाहिए ना। अब ऐसे तो है नहीं कि उस आदमी के लिए लेकर बैठे रहेंगे, जीवन तो चलाना पड़ेगा। अब जितना पैसा मिल जाए उतना बढ़िया है। तो सरकार ने सोचा कि टर्म इंश्योरेंस अपनी मर्जी से तो कोई लेगा नहीं, क्योंकि प्रीमियम लगता है। तो देखो अब हम तो क्या समझदार हो गए, पढ़े लिखे लोग हैं, या ऐसा बोल लो भगवान के आशीर्वाद से इनकम अच्छी है, तो अपन ने 10 तरह की पॉलिसी ले ली, लाइफ इंश्योरेंस सब। लेकिन अब किसी की इनकम बहुत कम है, वो क्या करे? तो सरकार ने बोला कि भैया अपने एम्प्लॉयर को बोलो, तुम्हारी सैलरी में से एक छोटा सा अमाउंट काट लेगा हर महीने, और उसी को प्रीमियम जमा करा देगा। यानी पॉलिसी तुम ही ले रहे हो, सरकार कुछ नहीं कर रही, तुम्हारा एम्प्लॉयर कुछ नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। अच्छा दूसरी बात, आज मैंने पॉलिसी खरीदी 50 लाख की, 14,000 प्रीमियम आया। सोचो अगर मैं किसी कंपनी में नौकरी करता हूं और उस कंपनी में 1,000 कर्मचारी है, वो कंपनी अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप करे, तो जो प्रीमियम मेरे को 14,000 का पड़ रहा है ना, वो प्रीमियम मेरे को 4,000 का मिल जाएगा। पता है आपको, ऐसा होता है कि हाँ, हमारा इंस्टीट्यूट है आईसीआई, जैसे आपका आईसीएमआई ना, अभी हमारे आईसीआई ने क्या कर रखा है, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के साथ में टाई अप करा हुआ है। अब मैंने ले रखी एक मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, आजकल लेनी पड़ती है, सबको जरूरी है, उसके बिना काम चलता नहीं। मालूम है उस पॉलिसी को अगर मैं बाजार से डायरेक्टली खरीदता तो उसका प्रीमियम आ रहा है लगभग 24,000 में। 4 लोगों की है बेसिकली, मैं वाइफ और 2 बच्चे, 5 लाख रुपए, कोई बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट भी नहीं है, 24,000 रुपए प्रीमियम है उसका। वही प्रीमियम मुझे मालूम है कितने का मिल रहा है, 11,500 का, सिर्फ इसलिए क्योंकि आईसीआई ने न्यू इंडिया एश्योरेंस से टाई अप कर रखा है। न्यू इंडिया एश्योरेंस इतना सस्ता क्यों दे रहा है? अरे सस्ता नहीं भाई, आप समझो ना, आईसीआई के कितने मेंबर है, 5 लाख मेंबर है, 5 में से अगर 5,000 मेंबर ने भी खरीद ली तो उसको कितना बड़ा बिजनेस मिला। तो इसीलिए हमने ये वाला इंट्रोड्यूस करा कि एम्प्लॉयर के थ्रू अगर टर्म इंश्योरेंस ले लोगे ना तो सस्ता पड़ जाएगा। अच्छा एम्प्लॉय को बताओ मत, बताओगे तो वो नाटक नहीं करेगा, नहीं मुझे जरूरत नहीं है, ये नहीं। हमने कहा भाई ऑप्शन नहीं है, तेरी सैलरी से हर महीने इतना अमाउंट काटेंगे ही, चॉइस नहीं है, काटेंगे।
और हम नहीं रख रहे, आगे इंश्योरेंस कंपनी को दे देंगे। ठीक है, 12 महीने में थोड़ा थोड़ा अमाउंट कटेगा तो प्रीमियम अच्छा बन जाएगा, उससे तेरी लाइफ इंश्योरेंस ले लिया, टर्म इंश्योरेंस। अरे साले तू मर गया बाय चांस गलती से, तो सोच एक बार तेरे परिवार को क्या मिलेगा, तुझे अंदाजा भी नहीं है। इसीलिए टर्म इंश्योरेंस का प्रोविजन डाला गया। आगे बात समझ में जाएगा, लेकिन किसमें से? एम्प्लॉय की सैलरी से। यानी ये अच्छा, अब इस एक्ट में क्या है? ग्रेचुटी के लिए हमारे पास अलग से एक्ट है, वो हमने पढ़ी लिया। पीएफ, पेंशन और इंश्योरेंस को मिलाकर एक सिंगल एक्ट बनाया है, नाम इसका एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है, लेकिन आता इसमें तीनों है। आ रही बात समझ में? प्रोविडेंट फंड की बात करेंगे, पेंशन के बारे में भी और इंश्योरेंस के बारे में भी। यहां तक बात भेजे में गई अच्छे से, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब अभी शुरू में हम बात करेंगे सिर्फ प्रोविडेंट फंड की, पेंशन और इंश्योरेंस की बात नहीं करेंगे, ये छोटे छोटे से प्रोविजन है, बहुत बाद में चर्चा करनी है। इंश्योरेंस तो मैंने आपको मोटा मोटी देखो समझा ही दिया, लॉजिक भी समझा दिया। कोई एम्प्लॉयर आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहा, पेंशन में, इसमें, इंश्योरेंस में कोई एहसान नहीं कर रहा। आप ही की सैलरी से हर महीने पैसा काटेगा, आगे जमा करा देगा, बात खत्म। अगर कुछ हो गया तो आपको पूरा पैसा मिल जाएगा, यानी इसमें एम्प्लॉयर का कोई बेनिफिट नहीं। पेंशन वाले में भी एक प्रोविजन है, बट मेन जो कंटेंट है वो है प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड पर हमें बहुत सारी चर्चा करनी है, ये है क्या सच में प्रोविडेंट फंड, मतलब आपके लिए क्या है आपको अंदाजा नहीं है। प्रोविडेंट फंड ये आपको पता तब चलता है जब आपको कभी पैसे की जरूरत पड़ती है एक साथ, या जब रिटायरमेंट होता है तब एक साथ पैसा मिलता है ना, तब हमें पता चलता है कि प्रोविडेंट फंड की हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है। सो विल टॉक अबाउट दैट। हाँ, समझा नहीं? आप इंश्योरेंस को ऐसे समझो कि जैसे आप बाजार से इंश्योरेंस लेते ना, अगर मान लीजिए आपके एम्प्लॉयर ने नहीं करा रखा होता तो आप अपना इंश्योरेंस खुद कराते, प्रीमियम देते। उस केस में अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो एम्प्लॉयर जो पैसा देता, उसके अलावा आपको इंश्योरेंस का पैसा अलग से मिलता है या नहीं मिलता? तो हम भी तो वही, इसमें अलग क्या है? बस इतना ही तो फर्क है, प्रीमियम आप डायरेक्टली ना देकर एम्प्लॉयर के थ्रू जा रहे हैं, दैट्स इट। हाँ, वही तो समझा रहा हूं कि इसमें हो क्या रहा है, बस प्रीमियम आपके पास से डायरेक्टली जाने के बजाय आपकी सैलरी से कट के एम्प्लॉयर के थ्रू जा रहा है। तो बात तो वही है, पॉलिसी तो आप ही ने ली ना, तो अगर आप डायरेक्टली खरीदते तो अलग अलग मिलता ना, तो अब अलग अलग क्यों नहीं मिलेगा मुझे बताओ आप? बात तो वही है ना, बल्कि एम्प्लॉयर के थ्रू लेने से सस्ता मिल गया। ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया अलग अलग मिलने का। चले आगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पीएफ फर्स्ट, फिर जाएंगे एक्ट के ऊपर। एक्ट तीनों के लिए, पर पहले आपको पीएफ का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। पीएफ का है क्या? देखो क्या होता है ना, कोई भी आदमी, हमारे साथ एक समस्या है, ह्यूमन बीइंग के साथ में समस्या है, हम क्या ना सब भारत में रहते हैं, और हमारे साथ समस्या ये है कि हम मिडिल क्लास है, और मिडिल क्लास के साथ ये प्रॉब्लम है कि मिडिल क्लास से ज्यादा बेवकूफ इस दुनिया में कोई होता नहीं। सच माने, मिडिल क्लास, चाहे यहां पढ़ाई लिखाई की बात नहीं चल रही है, आप होंगे सीए, सीएमए, डॉक्टर, इंजीनियर, और कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इस दुनिया में मिडिल क्लास व्यक्ति सबसे बेवकूफ होता है, महाबेवकूफ, उससे बेवकूफ कोई नहीं होता। अब वो होता बेवकूफ परिस्थितियों की वजह से, वो एक अलग बात है, लेकिन होता है कैसे? आपकी सैलरी अगर 50,000 रुपए पर मंथ है ना, आप घर ले जाओ 50,000, अगर महीने के एंड में 1 रुपया बच जाए तो, अब आप सोच लो कि यार बढ़िया नौकरी होती, मेरी 1 लाख सैलरी होती तो बचा लेता। आप 1 लाख रुपए घर ले जाओ, अगर 1 रुपया बच जाए तो, ये वो फैक्ट है जो हर मिडिल क्लास फैमिली जानती है लेकिन कुछ कर नहीं सकती। आप डीमार्ट चले जाओ, आज तक का इतिहास गवाह है, डीमार्ट से कोई आदमी 2,500 का सामान सोच के गया और 2,500 में लेकर आ गया हो, तो कम में भी नहीं, सादा। और डीमार्ट को मेंटालिटी पता है मिडिल क्लास की, इसलिए डीमार्ट सक्सेसफुल है। डीमार्ट किराने की दुकान नहीं है, डीमार्ट इतना उसने सब बंद करा दिया, रिलायंस स्मार्ट बंद होने को आ गए, वो तो पहले बंद हो चुका है, बिग बाजार तो। डीमार्ट को आपकी साइकोलॉजी समझ में आ चुकी है और इसीलिए वो खेल रहा है। आप देखो डीमार्ट कितनी तेजी से बढ़ रहा है। जयपुर में कम से कम डीमार्ट के अब तक 10-12 स्टोर खुल चुके होंगे, कम से कम बता रहा हूं 10-12 स्टोर। और हालात अब ये हो गए कि अब डीमार्ट के 2 स्टोर के बीच में 2-5 किलोमीटर के डिस्टेंस होता है। यानी ज्यादा हमारे मालवीय नगर के सर्कमफ्रेंस में देखूं तो हमारे 5 किलोमीटर के सर्कमफ्रेंस में करीब 4 डीमार्ट है। सोचो 4 डीमार्ट, जिसमें से 2 तो बहुत ही बड़े हैं,
अब और सब सब फुल रहते हैं। आप पहले तो ऐसा होता था सैटरडे संडे को हमको जाने में डर लगता था कि यार सैटरडे संडे को रश होगा। अभी हम लोग लास्ट टाइम वेडनेसडे को गए, ट्यूसडे को, सॉरी, वीक स्टार्ट हुआ है वीक, सोचो आप। और उस दिन भी इतनी भीड़, मतलब कोई फेस्टिवल नहीं, कोई वीकेंड नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी भीड़। क्योंकि उसको मेंटालिटी समझ में आ गई, आम आदमी है ये, इसको सस्ता दो लेकिन इसका कंज्यूमर सरप्लस, इसको घर लेके मत जाने दो, कंज्यूमर सरप्लस घर लेके नहीं जाने दो। 2,500 का माल है, दिलाएंगे 2,200 में सस्ता, पर फिर भी 300 रुपए घर लेके नहीं जाने देंगे, बल्कि 300 रुपए और निकलवाएंगे। क्योंकि ये, इसको इतनी चीजें दिखा दो ना, यहां इतना दिखा दो इसको, और सस्ता दिखा दो कि ये घर जाने से पहले लेके जाए। अब मिडिल क्लास आदमी क्या कैसे बचे? अब लेकिन समस्या ये कि अगर आपने पैसे नहीं बचाए तो सरकार की चिंता। सरकार को क्या चिंता है? बुढ़ापा मेरा खराब होगा। अरे तेरा खराब नहीं होगा, सरकार का खराब होगा। क्योंकि 60 साल की उम्र में तू तो हो जाएगा रिटायर। अब तेरे पास इलाज कराने के पैसे नहीं तो सरकारी अस्पताल में जाएगा, सरकार को फ्री दवाई देनी पड़ेगी, अस्पताल खुलवाने पड़ेंगे, आएगा कहां से? है कल को अगर बाई चांस कुछ और तू भूखा ही मर रहा है तो सरकार को क्या करना पड़ेगा? देनी पड़ेगी फ्री पेंशन, क्योंकि जिम्मेदारी है सरकार की। तो बोझ किस पर आना है? ये तो चिंता का विषय है ना यार। और जितनी अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन होगी कंट्री में, उतनी कंट्री पीछे जाएगी। तो हमने सोचा कि इसको बोलो सेविंग कराएं। अब आपने बोला बेटा देख ऐसा है, अरे पैन का खटखट बंद करो, कौन खिल रहा है ये? हमने इसको बोला कि बेटा देख ऐसा है, हर महीने तू तेरी सैलरी में से 5,000 बचा, 50,000 सैलरी तेरी, 5,000 रुपए तू सैलरी में से छोड़ के जा, यहीं छोड़ के जा, हम सेव करेंगे। ये कह रहे सर 5,000 नहीं छोड़ सकता सर, इतनी तो मेरी घर के खर्चे नहीं निपटेंगे। अब नहीं मान रही और नहीं मानेगा। अब आप इसको दो लालच। भारतीय लोग है ना, भारतीय लोग भूखे नंगे, मिडिल क्लास, लालच हमारे यहां अंदर कूट कूट के भरा है। कहीं कोई चीज फ्री मिल रही हो तो हम छोड़ दे आए, मर रहे ही नहीं छोड़े हैं। अरे हम वो लोग हैं जो रिक्शे वाले से 25 रुपए के 20 रुपए करा ले, चाहे 5 रुपए कम करा के हमने 25 रुपए का खून जला लिया अपना धूप में खड़े होके, लेकिन 5 रुपए कम करा लेंगे, इतने मिडिल क्लास है। अब आप ऐसे तो मानोगे नहीं, तो लालच देना पड़ेगा। हमने एक लालच दिया, बेटा जितना तेरा पीएफ सैलरी से कटेगा ना उतना ही इंप्लॉयर मिलाएगा। यानी तेरी सैलरी 50,000, हम तेरे को कह रहे 10,000, 10% पीएफ कटवा ले, सेविंग है, हम तेरे पैसे को लेके नहीं भाग रहे भाई, सेविंग में डालेंगे। लेकिन ये नहीं दे रहा। हमने कहा बेटा तू अगर 5,000 रुपए जमा कराएगा तो 5 हम देंगे। अब लालच आ गया, समझ गए आप? यानी अगर तेरी सैलरी से 5,000 कटेंगे तो तेरे पीएफ में कितने जमा होंगे? 10,000। अब उसको लोगों ये सही काम है यार भाई, ये बढ़िया काम हो गया। अब बोले सर 5 ही क्यों सर, 10 कटवा लूं क्या? अभी तो तेरा घर 50 में भी नहीं चल रहा था, अब 40 में। मिडिल क्लास हमारे अंदर। लेकिन कोई बात नहीं, सरकार को फायदा, लेकिन इससे तो एम्प्लॉयर का नुकसान हो गया। नहीं नहीं, किसी का नुकसान नहीं है। एम्प्लॉयर ने इसकी सैलरी देनी 55 थी, बताई 50। सच है ये, क्योंकि ऐसे मानेगा नहीं ना। समझो आम आदमी, इसकी सैलरी ये डिजर्व करता है 55,000 पर मंथ, लेकिन हमने बोला 55,000 नहीं है, तेरी सैलरी 50,000, 5,000 तेरा पीएफ कटेगा, यानी 10% तेरा पीएफ कटेगा, 10% हम मिलाएंगे। तो मेरी जेब से 55 ही गया, लेकिन इसको तो 10 बच गए ना। अगर 55 देके 5 काटता तो ये 5 ही कटवाता, फिर कितने जमा होते? 5। सैलरी 50 बताई, 5 काटा, और अब ये चला लेगा। हमारी समस्या क्या मानो, आम आदमी की एक अच्छी बात भी है, वो 50 में घर नहीं चला पा रहा, अगर किसी महीने 30 होंगे तो घर 30 में भी चल जाएगा। ये हमारी खासियत है। अगर 25 भी आएंगे ना तो घर 25 में भी चलेगा, क्योंकि इतने छोटे छोटे वेस्टेजेस होते हैं ना हमारे, बहुत सारे खर्चे छोटे मोटे जो आपको पता ही नहीं चलता वेस्ट है। बस यही चीज को सेव करने के लिए ये थ्रिफ्टिंग द हैबिट ऑफ सेविंग कैसे बनाए। तो अच्छा, अब ये 10,000 गया, अब सरकार इस पे ब्याज देगी, सरकार ब्याज देगी, एम्प्लॉयर नहीं देगा। एम्प्लॉयर तो आपकी सैलरी से पैसे काटेगा, अपना वाला हिस्सा मिलाएगा, और किसको दे देगा? सरकार को। बस खत्म एम्प्लॉयर का काम, एम्प्लॉयर नहीं। अब सरकार के पास क्यों, सरकार ने पूरा पीएफ डिपार्टमेंट बना रखा है, वहां आपका पीएफ अकाउंट खुलेगा, आपको बकायदा नंबर मिलेगा, उसकी पासबुक मिलेगी, 10,000 हर महीने जमा हो रहे हैं, या जो भी आपकी सैलरी से कट रहा है, कितना कटता है बताऊं। सरकार ब्याज क्यों दे रही है? क्योंकि वो पैसा सरकार यूज कर रही है। अब सोचो कितने कर्मचारी हैं भारत में, अंदाज से सोचो कितने एम्प्लॉय होंगे।
हमारा पॉपुलेशन का प्लान 140 करोड़ वाला है, 145 करोड़ वाला। पहले 140 वाला प्लान था, अभी हमने चेंज कर लिया 145 वाला, और वो अनलिमिटेड है ना। अब इस 145 में से कितने नौकरी करते होंगे अंदाज से सोचो। 20 करोड़ पकड़ लो, 10 करोड़ पकड़ लेते, चलो और कम, वेले भी तो बहुत सारे हैं, 10 करोड़, चलो 5 करोड़ पकड़ लेते हैं। हर 5 करोड़ एम्प्लॉय का मैं ऑन एवरेज पकड़ रहा हूं पीएफ 5000, जबकि 5000 होगा नहीं, किसी का 2000 होगा तो किसी का 10,000 भी तो होगा, अलग अलग होगा, तो मैंने ऑन एवरेज 5000, चलो मैं 1000 पकड़ लेता हूं। मैं सारे लोएस्ट फिगर ले रहा हूं, 150 करोड़ में से मैंने 5 करोड़ एम्प्लॉय पकड़े खाली, और एक का पीएफ हर महीने का 1000, मतलब 500 रुपए। सोचो आप कितना कम ले रहा हूं मैं, आप सोचो 5 करोड़ इंटू 1000, ये हर महीने आ रहा है सरकार के पास, साल का। आप सोचो ये, और मैंने कितना छोटा अमाउंट लिया है, जबकि एक्चुअल में एम्प्लॉयज होंगे वो 20 करोड़ से ऊपर होंगे, मैंने 1/4 लिया। एवरेज अमाउंट और रेम्यूनरेशन होगा वो 1000 नहीं होगा पीएफ का, वो कम से कम 4000 होगा, यानी ये मल्टीपल लो आप। हाँ किसका? अरे वो छोड़ना यार, वो तो इतनी मेरे को इकोनॉमिक्स नहीं आती यार। अब मैं जब ये लॉ पढ़ा रहा हूं तो मैं इकोनॉमिक्स भूल जाता हूं। मेरा रिचार्ज उतना ही करवा के लाता हूं बाहर से मैं अंदर, जितना मेरी क्लास होती है। मेरा लॉ का रिचार्ज है, कुछ याद ही नहीं आ रहा इकोनॉमिक्स का, ठीक है। अब सोचो सरकार 60,000 करोड़, सरकार कहीं बाहर से लोन लेती तो आपको भर भर के ब्याज देना पड़ता। एक्सटर्नल बोरिंग्स करते ना, तो अगर आप किसी दूसरे देश से लोन लेते ना 60,000 करोड़ साल के, मैं मोटा मोटी पकड़ लूं, अगर 15% भी कोई ब्याज लेता है, चाइना में ना बहुत खतरनाक ब्याज लेते हैं, तो सोचो क्या हाल होता। यहां सरकार तुमको क्या ब्याज दे रही है? 6%। इससे सस्ता सोर्स ऑफ फाइनेंस मिलेगा क्या सरकार को? तुम्हें क्या फायदा है? तुम्हारा पैसा सेव हो रहा है, जो तुम नहीं कर पाते। अगर तुम पूरे 55 घर ले जाते ना, मानो मेरी बात, आप नहीं बचा पाते 10,000 महीने, नहीं बचा पाते, तुम्हारे खर्चे ही 55,000 जितने हो जाते। अभी तुम्हारे खर्चे 45,000 होंगे, वो बच गया, प्लस सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा रहता। क्या ब्याज मिलता है? 3.5%, 3.25%। ये सेविंग रेट के रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हाल फिलहाल कितना मिल रहा है? 6%, 7%। सोचो जब तुम रिटायर होंगे तो तुम्हारे अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है ना, मजा। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में किसी को नुकसान हो रहा हो तो बता दो आप। सरकार को कोई नुकसान नहीं, सरकार को बाहर से पैसा लेना पड़ता, सस्ता मिल गया। एम्प्लॉयर की जेब से तो कुछ भी नहीं गया, उसने 55 देने थे, 55 ही दिए बस। पर कितना है? 45 आपको दिए, 10 पीएफ को दिए। तुम्हारा नुकसान कहां है? तुम्हारा तो पैसा सेव हुआ है, ब्याज मिल रहा है, एक साथ पैसा मिलेगा, कितना मजा आएगा। कल को घर में कोई नया मकान खरीदो, बेटे की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है, बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजना है, कोई तुम्हारा लोन चल रहा है, उसको एक साथ चुकाना है, पीएफ का पैसा यूज करो। करते हैं, सब यही करते हैं। अरे मिडिल क्लास आदमी के पास कोई 10-20 करोड़ रुपए रखे हैं क्या? बच्चों की शादी करनी है, 20 लाख रुपए चाहिए, पीएफ से निकाल लिए। मकान खरीदना है, प्लान बन रहा था, उसमें पैसे कम पड़ रहे, पीएफ से निकाल लिए। कितना बढ़िया। कोई भगवान ना करे कभी कोई बीमारी हारी हो गई तो पैसा वहां से मिल जाएगा। फायदा है ना कितना सारा। इसीलिए पीएफ स्कीम लॉन्च की गई, दैट इज व्हाट प्रोविडेंट फंड। अच्छा, आप सोचेंगे कि मैं आम आदमी हूं, मैं तो नौकरी नहीं करता, मुझे, आप पीपीएफ खुलवा सकते हो। पीपीएफ कहां खुलता है? किसी भी बैंक में खुल जाएगा। सारे नेशनलाइज्ड बैंक या जितने भी शेड्यूल बैंक है, सब में पीपीएफ अकाउंट खुलता है। अच्छा ब्याज मिलता है, उसमें जमा करा सकते हो, बस उसमें आप ही का कंट्रीब्यूशन जाएगा, एम्प्लॉयर का नहीं जाएगा। तो आप घबराओ मत, पीएफ जिनका कट रहा है उनमें भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है। आपको लगता है, बताया ना मैंने भी, ये खुश हो रहा है कि यार मेरे को 50,000 5,000 मेरा एम्प्लॉयर दे रहा है, वो आप ही का पैसा है भाई, आपको पहले कम दिया हमने, ठीक है ना। तो ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, समझ गए क्या मेरी बात? समझ गए क्या? हाँ या ना बोलो पहले तो, जोर से बोलो हाँ या ना, और सीधे बैठो एक तो पहले, स्ट्रेट। यार अब ये पीएफ किसको, अब आते हैं बहुत सारे सवाल। पीएफ का अमाउंट कितना? 10%। तो मैंने ऐसे रैंडमली एक समझाने के पर्पज से ले लिया। क्या 10% ही है क्या, या ज्यादा है? नहीं, मैं बताऊंगा 10% है। अच्छा, मान लो कोई इंप्लॉई है ना, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 10% की रेट है। अब कल को ये जो है सरकारी नौकरी करता है और इसके पास ऊपर की कमाई बहुत है, ठीक है, 2 नंबर का काम है, रिश्वत वगैरह लेता है बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहे सर घर तो मैं उससे चला लूंगा, आप तो मेरी पूरी सैलरी पीएफ में डाल दो, क्योंकि जितना मैं कंट्रीब्यूट करूंगा उतना ही पीएफ में, तो मेरी 50,000 की सैलरी, आप 50,000 पूरा पीएफ में डाल दो, मतलब 1 लाख रुपए डाल दो।
50 मेरा, 50 आपका। और इसमें कर सकते हैं कितना आसान, मैं तो करता देखो यही, क्योंकि रूल यही है, जितना इंप्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा उतना इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा। तो मेरे को क्या है, 6 बजे तक ऑफिस में नौकरी करता हूं, शाम को 2-3 घंटे के लिए कोई साइड बिजनेस कर लिया, पार्ट टाइम जॉब कर ली। जैसे हम लोग पढ़ाते ना, कोचिंग में पढ़ा रहे, ट्यूशन में पढ़ाते, उनको पढ़ा रहे हैं आके, सुबह आ जाते 7 से लेकर 10 बजे तक पढ़ा लिया, शाम को 6 से लेकर 8 बजे तक पढ़ा लिया, यानी 5 घंटे पढ़ा के मैंने 30-35 हजार रुपए महीने की कमा लिए। तो मेरा घर तो उससे चल रहा है, और मेरी सैलरी कितनी आ रही है, 1 लाख रुपए। बढ़िया काम हो गया ना, हर कोई यही करेगा। हाँ तो एम्प्लॉयर तो पागल है, तो बेवकूफ है। तुम 50,000 रुपए जमा कराओगे तो 50,000 करेगा नहीं। हमने बोला रूल नंबर 1, जितना पैसा पीएफ में एम्प्लॉय डालेगा उतना एम्प्लॉयर डालेगा, लेकिन एम्प्लॉयर की एक लिमिट है, एम्प्लॉयर लिमिट, वो हम बताएंगे लिमिट कितनी है, ठीक है। पीएफ का पैसा आप किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हो वो हम देखेंगे। तो बहुत सारी बातें पढ़ेंगे पीएफ के बारे में, लेकिन पहले पढ़ते हैं इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी क्या है, यानी किन किन ऑर्गेनाइजेशन पे एक्ट लगेगा। यहां तक अगर आप चाहें तो कोई सवाल पूछ सकते हैं, अगर पूछना चाहते हैं तो। पूछने के लिए होगा नहीं मेरे हिसाब से कुछ अभी। पहला देखो, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन पे लगेगा, लगभग सारे आ जाएंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऑन एवरी एस्टैब्लिशमेंट विच इज अ फैक्ट्री एंगेज्ड इन इंडस्ट्री स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। इस एक्ट का जो शेड्यूल 1 है उसमें जिन जिन इंडस्ट्री के नाम लिखे हुए हैं, यदि कोई भी फैक्ट्री उस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है तो वो फैक्ट्री इस पीएफ एक्ट में आएगी। आपको शेड्यूल 1 नहीं पढ़ना तो चिंता की कोई बात नहीं, सिलेबस का हिस्सा नहीं है। दोबारा सुन लो, यदि इस एक्ट की शेड्यूल 1 में जिन भी इंडस्ट्री के नाम लिखे हैं, जैसे लेदर इंडस्ट्री है, गोल्ड इंडस्ट्री है, या फाइबर इंडस्ट्री है, टेलीकॉम इंडस्ट्री है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, उसमें लगभग सारे तरह की, उस इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर कोई फैक्ट्री है, यानी आपकी फैक्ट्री वो काम करती है जो उस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, तो आपके एम्प्लॉय को पीएफ का बेनिफिट आपको देना पड़ेगा। सेकंड, एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट विच इज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यदि कोई और एस्टैब्लिशमेंट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है, तो अभी सरकार ने लगभग सबको नोटिफाई कर रखा है, आप चिंता ही मत करो। लेकिन आगे कंडीशन है, तो क्या लिखा है, वेयर ओनली व्हेन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 20। यानी अगर आप पहले या दूसरे में आते हैं, राइट, पहले या दूसरे में आते हैं, लेकिन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 20 से कम है, तो भाई साहब एम्प्लॉयर आपको पीएफ का बेनिफिट दे, ये जरूरी नहीं, क्योंकि यार एम्प्लॉयर का भी देखो मजबूरी होती है। सवाल है उसको दिक्कत क्या है, तू कौन सा अपनी जेब से दे रहा था, कमी तो था, तेरी जेब से तो कुछ जा नहीं रहा, तू तो एम्प्लॉय की सैलरी से काटेगा। और जो तू कह रहा है मेरा कंट्रीब्यूशन, वो भी टेक्निकली देखा जाए तो बोलने में तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ही होता है, लेकिन असल में उसका फंडा यही होता है कि एम्प्लॉय को सैलरी पहले ही कम करके बताते हैं, जिससे कि एम्प्लॉयर की जेब से ना जाए। तो एम्प्लॉयर को दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि मैकेनिज्म तो डेवलप करना पड़ता है ना यार। आपको पीएफ डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा हर एक एम्प्लॉय का, उसका एक प्रोसेस है। फिर हर महीने पीएफ का पैसा काटो, ठीक है, फिर अपना पैसा मिलाओ, फिर पीएफ डिपार्टमेंट में जमा कराओ, फिर उसकी हर महीने रिटर्न भरो, फिर हर साल की रिटर्न भरो। ये प्रक्रिया में तो अब इस काम के लिए उस बेचारे को एक सीए सीएमए को रखना पड़ेगा, करेक्ट, वो लेगा सैलरी, फोकट में खर्चा बढ़ गया बेचारे एम्प्लॉयर का हर महीने का। मान लो अगर सीए सीएमए 35-40 हजार में भी आ गया फॉर एग्जांपल, तो भी हर महीने का खर्चा बढ़ गया ना। तो छोटा एम्प्लॉयर है, कह रहा है साहब ऐसा है, ये दुकान पे रखा है ताला जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का, इसको लगा दो, मैं धंधा नहीं कर सकता क्योंकि 17-18 तो मेरे कुल एम्प्लॉय हैं, इनको पीएफ भी दूं, ये तो अपना पीएफ कटवा रहे हैं, मैं अपना हिस्सा मिला रहा हूं, चलो वो भी कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन ये कंप्लायंस मेरे से नहीं हो पाएगा। आप सोचो कंप्लायंस करने के लिए मैं हर महीने 30-35 हजार रुपए खर्च करूं, ये धंधा बंद कर देता हूं। आप तो नौकरी मुझे बता दो कहीं पर हो, क्या करेगा बेचारा, क्योंकि कंप्लायंसेस को भी देखना पड़ता है ना, बहुत सारे हैं। तो हमने कहा नहीं, अगर आपके यहां 20 से कम एम्प्लॉय हैं, ठीक है, तो आपके ऊपर पीएफ एक्ट नहीं लगेगा, भले ही आप पहले और दूसरे में आते हो। बात समझ में आ गई क्या, कोई डाउट इसके अंदर? अच्छा, तीसरा क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई एनी इंडस्ट्री और एस्टैब्लिशमेंट आफ्टर गिविंग अ टाइम ऑफ एटलीस्ट 2 months बाय पब्लिशिंग नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गेजेट। मान लीजिए अगर कोई इंडस्ट्री या कोई भी एंटिटी पहले और 2 में नहीं आती और सरकार अब लाना चाहती है, देखो सरकार धीरे धीरे स्कोप बढ़ाती है, तो जो जो ऑर्गेनाइजेशंस या इंडस्ट्रीज फर्स्ट और सेकंड में अब तक नहीं आ रही थी, सरकार चाहती है इनको लाया जाए, तो सरकार क्या करती है, एक नोटिफिकेशन निकालेगी 2 महीने का टाइम देते हुए कि भैया आज से 2 महीने बाद से ये फलाना 4 इंडस्ट्री भी किस में आएंगी, पीएफ में आएंगी। तो जो जो भी एंटिटी इन इंडस्ट्री को बिलोंग करती है वो तैयारी कर लें।
तैयारी क्या करनी होती है, उनको अपने सॉफ्टवेयर में चेंज करना पड़ेगा ना यार। सैलरी बनती है तो उसमें पीएफ का अमाउंट, क्योंकि देखो पीएफ का अमाउंट अगर आपने काटे बिना एम्प्लॉय को दे दिया तो फिर पीएफ में एम्प्लॉय का हिस्सा भी आपको अपनी जेब से जमा कराना पड़ेगा। यानी आज अगर मैं सैलरी दे रहा हूं एम्प्लॉय को, इसके हिस्से का पीएफ नहीं काटा और सैलरी दे दी, अभी इसका पीएफ मुझे अपनी जेब से जमा कराना पड़ेगा। इसके सिस्टम में फिर रिटर्न भरने की तैयारी, वो सब सारे एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, सबका पीएफ अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। वो तो सरकार 2 महीने का टाइम देगी। ये ऑफिशियल गैजेट क्या होता है? ऑफिशियल गैजेट को हिंदी में बोलते हैं राजपत्र, सरकारी राजपत्र। क्या होता था ना, पुराने जमाने की पिक्चरें देखी आपने या कोई सीरियल देखा होगा, पीरियडिकल सीरियल देखा होगा, उसमें क्या होता था, मुनादी करवाते थे, सुनो सुनो सुनो, ऐसे तबला बजा के सुनो सुनो सुनो, आज महाराज की आज्ञा अनुसार, है ना। ये जो मुनादी करते थे तो वो क्या करता था, ऐसे खोल के पढ़ता था ना, उसको बोलते हैं राजपत्र, उसको राजपत्र कहा जाता है। वो है ना, फिर उसको लपेट के, और वो राजपत्र ऐसे रखते थे संभाल के, सारे संभाल के रखे जाते थे। वही राजपत्र आज भी यूज होते हैं, वो वाले नहीं, वो तो गए। राजपत्र का मतलब आज भी वही है, सरकारी आदेश। और सरकारी आदेश प्रिंटेड होना चाहिए, यानी ऐसे मुंह से बोला हुआ नहीं होता है। सरकार के, यानी उस जमाने में राजा के साइन होते थे, राजा साहब नीचे से लिखते थे आज्ञा से, ये साइन होने का मतलब जो भी हुआ वो सरकार के आदेश। आज भी ऐसे ही ऑफिशियल एक गैजेट होता है, उसके अंदर बकायदा लिखना पड़ता है, प्रिंट करना पड़ता है, उसमें आ गया ना ये सरकारी आदेश हो गया, समझ गए। तो हर राज्य की सरकार का अपना राजपत्र होता है, इसको बोलते हैं ऑफिशियल गैजेट ऑफ स्टेट। और देश का होता है केंद्र सरकार का ऑफिशियल गैजेट ऑफ कंट्री और ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया, उसमें सरकार पब्लिश कर देती है। चौथा, अब मान लीजिए अगर आपकी एंटिटी पहले में भी नहीं आ रही, 2 में भी नहीं आ रही, 3 में भी नहीं आ रही, यानी आपकी इंडस्ट्री को सरकार ने नोटिफाई नहीं करा, या है पर 20 से कम एम्प्लॉय है, ठीक है, और उस पर पीएफ नहीं लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूं, मान लीजिए मैं एम्प्लॉयर हूं, आप सब मेरे कर्मचारी हैं और आप संख्या में है 18, आप पहले वाले में या दूसरे वाले में आते थे पर एम्प्लॉय 18 थे इसलिए पीएफ नहीं लग रहा था, या आप तीनों में ही नहीं आ रहे, ठीक है, पर मैं चाहता हूं कि तुमको पीएफ का बेनिफिट मिले, मैं चाहता हूं, तो हम क्या करें? बड़ा आसान काम है, हमारे पीएफ डिपार्टमेंट अलग से होता है, पीएफ कमिश्नर के पास जाओ, उसको बोलो सर मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, हमारे एम्प्लॉय रेडी हैं अपनी सैलरी में से पीएफ कटवाने के लिए, मैं रेडी हूं इनकी सैलरी से इनका पीएफ काटकर अपना वाला हिस्सा मिलाकर आपको जमा कराने के लिए, ठीक है, मुझे दिक्कत नहीं है तो आप मुझे परमिशन दे दो ना। हाँ तो दे देगा वो, कोई चिंता की बात नहीं है, उसको क्या दिक्कत है यार, हमने तो ये जो 20 से कम वाला लगाया था आपकी सहूलियत के लिए तो लगाया था, जब आप ही को दिक्कत नहीं है तो हमें क्या दिक्कत है। या मान लीजिए आपकी एंटिटी 1 2 3 में नहीं आ रही, यानी सरकार आपको फोर्स नहीं करना चाहती थी पीएफ के लिए, पर जब आप खुद ही रेडी हो तो हमें क्या दिक्कत है। अच्छी चीज के लिए तो सरकार मना नहीं करती, क्या करना, पीएफ कमिश्नर के पास जाना, जयपुर में ज्योति नगर में पीएफ का ऑफिस है ना, विधानसभा के बिल्कुल सामने, ऐसे सामने तो मंदिर है, इसके इधर और इधर, इधर जाओगे ना तो वो आ जाएगी जनपथ, और उसके लेफ्ट में जाओगे ना तो पीछे की तरफ है ना, विद्युत भवन के बिल्कुल पीछे है पीएफ का ऑफिस, वहां बैठता है पीएफ कमिश्नर, उसके पास जाओ, एक एप्लीकेशन सर ऐसे ऐसे एंटिटी है, वो ओके कर देगा, तो तुम आ गए इसके अंदर, बढ़िया काम है। नहीं नहीं, काय के पैसे लेगा वो, पैसे क्यों लेगा, नहीं नहीं, परमिशन बिना उसको भी दे देगा, नहीं लेगा पैसे, नहीं लेगा, क्योंकि इस वाले में पैसे लेने लायक कुछ है ही नहीं काम। अच्छा काम करो, मैं अगर कल, इतना आसान भी नहीं रिश्वत लेना, इतना आसान भी नहीं है, मुश्किल नहीं है मैं मानता हूं, पर इतना आसान भी नहीं, काम भी तो देखना पड़ता है ना यार। कल को अगर मैं चला जाऊं कोर्ट में तो भाई साहब फिर क्या कर लोगे आप, लेकिन कंप्लायंसेस पूरे करके जाना। रिश्वत वहां देनी पड़ती है मेरे बेटे जहां पे आपके कंप्लायंसेस कम होते हैं, रिश्वत हम देते हैं, लेता नहीं है सामने वाला, हम देते हैं। हम क्यों देते हैं? क्योंकि हमें अपना काम सुविधाजनक चाहिए, हमें आराम से काम करवाना है, हमें जल्दी करवाना है, हमारे डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, तब आदमी रिश्वत देता है। नहीं देता, घबराओ मत, नहीं देता, कोई नहीं देता। अभी मैं भी एक बैंक में, फादर एक्सपायर हुए थोड़े दिनों पहले, 2 महीने पहले, तो मदर के अकाउंट में शिफ्ट कराने थे सबके, तो पापा के नाम से जो एफडी थी, एक बैंक का नाम तो नहीं लूंगा, तो बैंक में जिस एफडी थी वो उनके नाम से हटा के मम्मी के अकाउंट में डलवानी थी, तो मम्मी का अकाउंट खुलवा दिया। अब भाई साहब वो शिफ्ट नहीं करे, अच्छा 2 अकाउंट थे, एक सेविंग अकाउंट था जिसमें मैं नॉमिनी था, तो मेरे वाले पैसे तो ट्रांसफर कर दिए उसने, ज्यादा अमाउंट नहीं था, एफडी का अमाउंट बड़ा था। अब वो भाई साहब थोड़ा सा टालम टोल कर रहा है, अब वो ऐसे ना फोन पे मेरे को बोल रहा है आप समझ रहे हो ना, हाँ समझ गया मैं, तो
मैं समझा नहीं दो बार तो, क्योंकि समझ लायक कुछ था ही नहीं। अच्छा, पढ़े लिखे होने का क्या फायदा, डॉक्यूमेंट तो सारे उसने बताया डॉक्यूमेंट है, तो डॉक्यूमेंट रेडी है। क्या डॉक्यूमेंट चाहिए यार, ऐसे तो क्या चाहिए देखो डॉक्यूमेंट, कोई ब्रह्मा जी का आदेश थोड़ी चाहिए। क्या डॉक्यूमेंट, डेथ सर्टिफिकेट चाहिए आपको, नया अकाउंट खुल गया उसकी डिटेल चाहिए, एक फॉर्म भर के देना होता है वो चाहिए, उस पर सिग्नेचर चाहिए, और ओरिजिनल एफडी चाहिए, सब लाके दे दी। तीसरी बार तब उसका फोन आया, मैंने उसको फोन करा, मैंने कहा तो उन्होंने बोला सर आप आओ मिलो एक बार बात करते हैं। भाई साहब मैं तीसरे दिन गया, मैं तब यही सोच के था, मैंने कहा या तो आज एफडी रहेगी पैसा आएगा, या तो उसकी नौकरी खाऊंगा, दो में से एक काम तो करूंगा ही करूंगा मैं। क्योंकि दो यार ऐसे कैसे आप मजाक चल रहे हो कोई, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, वो तो सर लंबा टाइम लगता है, मैंने तो 2 महीने ले ले, लेकिन तू मुझे रिसीप्ट तो दे, फिर तूने डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर लिए, इसकी आप एक्नॉलेजमेंट तो दोगे, उसके बाद तो फिर मैं देख लूंगा। एक बार एक्नॉलेजमेंट मेरे हाथ में आ गई ना, फिर तो वो एक्नॉलेजमेंट नहीं दे रहा, फॉर्म जमा करा दिया और इसमें कम, मैंने कहा सर ये इसमें कम है उसमें कम नहीं, आप एक बार में मेरे को बता दो क्या कम है, यही बैठा हूं सुबह से शाम तक, जो डॉक्यूमेंट चाहिए अभी लाके दूंगा, चाहे कहीं से भी लेकर आऊं अभी। भाई साहब मैं तो वहीं बैठा रहा, गया ही नहीं मैं, 2 घंटे हो गए, फिर 2 घंटे बाद हो गया मेरा माथा खराब, मैंने कहा अब इसकी नौकरी जाएगी भाई साहब, लेकिन भगवान का आशीर्वाद था वो नौकरी बच गई उसकी। मैं सीधा मैनेजर के कमरे में गया, अरे आप सही हो तो लड़ना तो पड़ेगा ही ना यार, डॉक्यूमेंट कम हो तो आप बोलो, 2 क्या 10 चक्कर भी लगाएंगे, लगाने ही पड़ेंगे यार, लेकिन जब डॉक्यूमेंट पूरे, तो मैंने कहा ऐसा है कि सिस्टम ही ऐसा है या आपने बना रखा है। बोले सर क्या हो गया, मैंने कहा क्या हो गया, क्या मतलब 3 बार से घुमा रहा है ये आदमी, मैंने ऐसे भी नहीं बोला ये आदमी 3 बार से घुमा रहा है, अब या तो ये देना नहीं चाह रहा पैसे, या तो फिर ये मुझसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, दोनों ही काम नहीं होंगे, आप बताओ होगा नहीं होगा, तो मैं जाऊं हेड ऑफिस में फिर शिकायत करने। भाई साहब 10 मिनट भी नहीं लगे एफडी ट्रांसफर, 10 मिनट भी, मतलब 10 मिनट भी मैं आपको ज्यादा बता रहा हूं, मैक्सिमम 10 मिनट, और वो खुद बंदा मैनेजर के रूम में आकर करवा कर गया है। तो रिश्वत नहीं होती बेटा ऐसे, कितना आसान नहीं पैसे लेगा, है ना। हाँ ठीक है, तो ये हमारा पीएफ का ये 2 तरीके आपके पास में है, 4 तरीके मोटा मोटी हमारे पास हो गए। अच्छा अब आगे देखो, वंस दिस एक्ट स्टार्ट्स टू अप्लाई इट विल कंटिन्यू टू अप्लाई, अब नहीं हटेगा यार। 20 से कम कर्मचारी हो गए तो भी नहीं हटेगा, क्यों, ये तो गलत बात है। गलत बात नहीं यार, अब समझो ना, किसी इंप्लॉय ने ज्वाइन करा, तब तुम्हारे यहां 25 इंप्लॉय थे, उसका पीएफ कट रहा था, अब तुम्हारे इंप्लॉय चले गए छोड़ के 6, उसमें उसकी गलती है क्या यार, उस बेचारे का तो पीएफ का रुक गया ना प्रोसेस बीच में, फ्यूचर के लिए सेविंग हो रही थी, तो उसकी कोई गलती हो तो बताओ आप। तो एक बार पीएफ चालू हो गया तब नहीं कर सकते, ठीक है। अब तो एक्ट कंटिन्यू टू अप्लाई, ठीक है, बात समझ में आ गई भेजे में, चले आगे, चलो बस आज के लिए इतना ही, जाओ खाना वाना खाओ तुम।